Jai Hind students. Our today's learning objective is search of genetic material. जी हाँ, आज हमको इस क्लास में समझना है कि सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल कहने का मतलब आज की डेट में हमें पता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीएनए है। बट स्टूडेंट्स आज तो हमें पता है, लेकिन हमें ये भी जानना चाहिए कि ये इंफॉर्मेशन हमें कैसे पता चली कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। क्लियर? टुडे वी नो, टुडे आज के टाइम पे आपको पता है, वी नो हम सभी लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। स्टूडेंट्स बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में मैं आपको सिखाने चल रहा हूँ। सारे के सारे एक्सपेरिमेंट आप इनके बीच में कनेक्ट कर पाओगे कि व्हाई वी आर रीडिंग एंड हाउ टू लिंक इट। तो आज के टाइम पे आपको क्या पता है, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हाउ। जी, ये कैसे मान लें कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल? भाई अपने पास अपन ने बायोमॉलिक्यूल्स पढ़े हैं क्लास 11 में, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, क्लियर, कार्बोहाइड्रेट, इनके अलावा डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। इसका क्या कोई एक्सपेरिमेंट है? इसे कैसे माना? तो ऑब्वियस सी बात है, साइंटिस्टों ने डीएनए को जेनेटिक मटेरियल के तरीके से प्रूव किया। इसके लिए इन्होंने क्या परफॉर्म किया था स्टूडेंट्स? एक्सपेरिमेंट। स्टूडेंट क्या परफॉर्म किया था? एक्सपेरिमेंट। अब है यहाँ तक चीजें समझ में आई थी आपको? डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। हमें समझना है कि कौन से एक्सपेरिमेंट हुए जिनसे हमें ये पता चल पाया कि जी हाँ सच में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। वो एक्सपेरिमेंट कौन से हैं? तो स्टूडेंट्स इन एक्सपेरिमेंट्स की अगर हम बात करें तो पहला एक्सपेरिमेंट किसका है स्टूडेंट्स? फ्रेडरिक ग्रिफिथ का। जी, फ्रेडरिक ग्रिफिथ, फ्रेडरिक ग्रिफिथ। इज इट क्लियर? फ्रेडरिक ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट कब हुआ? थोड़ा सा ईयर इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपको समझने के लिए। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में, तब स्टूडेंट्स 1928 में एक्सपेरिमेंट किया किसके ऊपर? माइस के ऊपर, और फिर दुनिया को बताया डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। बट वहां पर कुछ क्वेरीज थी, उन क्वेरीज को दूर करने के लिए एक दूसरे साइंटिस्ट आए, ओसवाल्ड अवेरी। आपको अगर नाम नहीं याद हो रहा है तो सिर्फ आप इतना याद रखें, अवेरी एक्सपेरिमेंट। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैक्लियड, एमसी कार्टी के सारे साइंटिस्ट थे, सिर्फ आप इतना याद रखो, अवेरी एक्सपेरिमेंट, अवेरी एक्सपेरिमेंट। क्लियर? इन्होंने स्टूडेंट्स किस पर काम किया? इन्होंने फ्रेडरिक ग्रिफिथ में जो कंफ्यूजन्स थे, उन्हीं कंफ्यूजन्स को दूर करने की कोशिश की थी इन्होंने, ओसवाल्ड अवेरी। क्लियर? इन्होंने डीएनएजेस, आरएनएजेस और प्रोटीएजेस जो कि एंजाइम हैं उनका यूज किया। कैसे यूज किया? आज की वीडियो में हम फ्रेडरिक ग्रिफिथ और ओसवाल्ड अवेरी के एक्सपेरिमेंट को बहुत ही अच्छे से, आसानी से समझेंगे। तो प्लीज पेशेंस के साथ आप एक एक चीज नोट डाउन करते चलना, समझते चलना, आपको वीडियो में सारे पॉइंट समझ में आएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट, इन दोनों के एक्सपेरिमेंट के बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ओसवाल्ड अवेरी का एक्सपेरिमेंट कब हुआ? 1928 के बाद कब हुआ? 1944। कब हुआ स्टूडेंट्स? 1944 में। इन्होंने फ्रेडरिक ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को सपोर्ट किया। इज इट क्लियर? बट प्यूरिफिकेशन की टेक्निक इतनी एडवांस नहीं थी, टूल्स और टेक्निक्स इतनी डेवलप नहीं थी, इसलिए इन्हें ज़्यादा एप्रिशिएशन नहीं मिला। दैट इज माय पॉइंट। तो फिर जो मेन क्रेडिट जाता है डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, वो किसे जाता है? हर्शे एंड चेस। जी हाँ, हर्शे एंड चेस। इज इट क्लियर? स्टूडेंट, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके नीट के पॉइंट से तो इम्पॉर्टेंट है ही, जो स्टूडेंट्स बोर्ड में अपीयर हो रहे हैं, फ्रेडरिक ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से 5 मार्क्स का क्वेश्चन अराइज होता है, और हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट से भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन अराइज होते हैं। क्लियर? तो ध्यान से पूरी मतलब क्यूरियोसिटी के साथ, जिज्ञासा के साथ चीजों को समझने की कोशिश करें। क्लियर? तो स्टूडेंट्स फिर से समझ लीजिए अभी तक हमने क्या क्या सीखा, आपको क्या क्या सीखना चाहिए यहाँ से। आज की डेट में आपको पता है जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए। क्वेश्चन हुआ सर जी कैसे पता चला दुनिया में कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है? इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए। सर वो कौन से एक्सपेरिमेंट किए गए? 3 एक्सपेरिमेंट। कौन कौन से? फ्रेडरिक ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट,
second one is the Ostwald-Avery experiment, and third one is the Hershey and Chase experiment. Getting my point? सर जब फ्रेडरिक ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से पता चल गया डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, तो ओसवाल्ड एंड अवेरी ने एक्सपेरिमेंट क्यों किया? एक ही एक्सपेरिमेंट के लिए दो यहाँ पर आपके माइंड में हो सकता है किसी के मन में ये डाउट हो कि सर फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने जब बता दिया माइस पे एक्सपेरिमेंट करके कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, तो ओसवाल्ड अवेरी की क्या जरूरत पड़ी? या फिर ओसवाल्ड अवेरी दो लोगों ने बता दिया डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, फिर भी हर्शे एंड चेस को एक्सपेरिमेंट क्यों करना पड़ा? तो बार बार एक्सपेरिमेंट क्यों किए गए? तो स्टूडेंट्स इस बात को आप इस तरीके से समझें, कभी भी कोर्ट में जब कोई भी क्रिमिनल होता है, कोई भी क्राइम किया हुआ सस्पेक्ट इंडिविजुअल होता है, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट जब केस करती है तो वो क्या करती है? एविडेंस मांगती है, सबूत मांगती है, तभी तो उसे कोई भी क्राइम किया है उसका प्रमाण मांगती है ना, तभी तो एस्टैब्लिश होता है उसने क्राइम किया है। तो क्या एक ही एविडेंस सफिशिएंट होता है? जी नहीं, कई बार आपको मतलब सॉलिड रीजन देना पड़ता है कि जी हाँ क्राइम इन्होंने ही किया है। आप समझ पा रहे होंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको ऐसा लॉजिक देना होता है, ऐसा एक्सपेरिमेंट देना होता है कि सारे साइंटिस्ट आपकी बात से सहमत हो जाए। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने बताया है कि इनके एक्सपेरिमेंट में कुछ कमियां हुई, जिसकी वजह से ओसवाल्ड एंड अवेरी को बताना पड़ा। ओसवाल्ड अवेरी ने एक्सप्लेन किया बेटर तरीके से, बट इनके भी एक्सप्लेनेशन में कुछ कमियां हैं, इनके भी एक्सपेरिमेंट में कुछ कमियां हैं, जिसकी वजह से साइंटिस्ट ये बिलीव नहीं कर रहे थे कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो आपको ये बात समझनी है, यहाँ पर स्टूडेंट रट के आप नहीं समझ पाओगे। आपको यहाँ पर समझना है स्ट्रिक्टली कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट क्या किया और कैसे किया, और व्हाट वाज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द साइंटिस्ट कम्युनिटी। जी हाँ, साइंटिस्ट कम्युनिटी में फ्रेडरिक ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को लेकर क्या नाराजगी थी, जिसलिए इनको सहमति नहीं मिली। ओसवाल्ड अवेरी ने उसे कैसे दूर किया, और अगर दूर भी किया तो क्या प्रॉब्लम्स आई, जिसे फर्दर हर्शे एंड चेस ने क्लियरली दुनिया को बताया कि जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ और ओसवाल्ड अवेरी कह रहे हैं वही बात सही है। तो आज की वीडियो में हम लोग फ्रेडरिक ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को और साथ साथ में ओसवाल्ड अवेरी के एक्सपेरिमेंट को कवर अप करेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी है तो आपको और बेहतर समझ में आएगा, अगर आपने नहीं भी देखी है तो मैं और ज़्यादा सिंप्लीफाई करूंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। आपने समझ लिया कि ये 3 एक्सपेरिमेंट हैं और तीनों एक्सपेरिमेंट यही सेम बात बताते हैं कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। इज इट क्लियर? थोड़ा सा और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बताऊं, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था स्टूडेंट्स? माइस पर। किस पर किया था स्टूडेंट्स? माइस पर। और माइस के साथ साथ इन्होंने और कौन सी चीज ली थी? स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिया। क्या लिया था स्टूडेंट्स? स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिया। इस पर अभी तुरंत डिस्कस करेंगे। तो हम लोग समझ लेते हैं, इन्होंने डीएनएसेस आरएनएसेस का यूज किया, प्रोटीएसेस का कैसे किया, क्यों किया, ये समझाएंगे। यहाँ पर हम लोग समझेंगे हर्शे एंड चेस में नेक्स्ट वीडियो के फॉर्म में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसे कवर अप करूंगा। आपको ये समझ के रखना है कि हर्शे और चेस ने किस पर काम किया था स्टूडेंट्स? इन्होंने रेडियो आइसोटोप्स यूज किया। स्टूडेंट्स नोट डाउन करिएगा, हर्शे एंड चेस ने क्या यूज किया था? ही यूज रेडियो आइसोटोप्स। ध्यान से समझिएगा, हर्शे एंड चेस ने एक्सपेरिमेंट किया, क्यों किया? टू प्रूव डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या यूज किया? इन्होंने स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिया डीएनएसेस आरएनएसेस नहीं यूज किया था, इन्होंने रेडियो आइसोटोप्स यूज किए थे। कौन से 2 रेडियो आइसोटोप्स यूज किए थे? 2 रेडियो आइसोटोप्स यूज किए थे, फास्फोरस 32 एंड S39। गेटिंग माय पॉइंट? स्टूडेंट्स आपको ये भी यहाँ पे समझना है कि हर्शे एंड चेस ने फास्फोरस 32 क्यों यूज की? क्योंकि डीएनए में फास्फेट प्रेजेंट होती है। S35 इन्होंने क्यों यूज की अपने एक्सपेरिमेंट में? बिकॉज प्रोटीन हैव सिस्टीन एंड सेलिनोसिस्टीन अमीनो एसिड्स। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड, और वो जो प्रोटीन्स हैं उनमें सल्फर प्रेजेंट होती है। क्लियर? दैट्स व्हाई इन्होंने फास्फोरस और सल्फर 2 रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का यूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट में। इन्फेक्शन की थी, ब्लेंडिंग की थी, सेंट्रीफ्यूगेशन किया था। इसे डिटेल में हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना समझना है कि ये तीनों साइंटिस्टों ने दुनिया को ये समझने में काफी बेहद इंपॉर्टेंट ये कह लें भूमिका निभाई है। इन्होंने ही दुनिया को
DNA is the genetic material. Is it clear? तो आइए समझते हैं फ्रेडरिक ग्रिफिथ के क्लासिकल एक्सपेरिमेंट। क्लियर? क्योंकि बिना फ्रेडरिक ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को समझे आप ओसवाल्ड एंड अवेरी के एक्सपेरिमेंट को नहीं समझ सकते हैं। दोनों ही फ्रेडरिक ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट और साथ साथ में किसका ओसवाल्ड एंड अवेरी का एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो मेरे साथ साथ आप रिवाइज करते चलें ताकि आपको रिवीजन भी नहीं करना पड़े। स्टूडेंट्स, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने कब एक्सपेरिमेंट किया था? 1928। एक्सीलेंट, आप लोग बताते रहो 1928। स्टूडेंट्स, इन्होंने किस पे काम किया था? बैक्टीरिया पे, प्रोटोजोआ पे या फिर वायरसेस पे? जी हाँ, किस पे काम किया था? जी हाँ स्टूडेंट्स, ही वर्कड ऑन अ बैक्टीरिया। स्टूडेंट्स, आपसे नीट के एग्जाम में पूछा जाता है उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो नाम क्या था इस बैक्टीरिया का? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। जी हाँ, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। समझ पाएंगे आप? कोकस निमोनिया। दिस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इज आल्सो नोन एज डिप्लोकोकस। पता है सभी को? इसी को डिप्लोकोकस के नाम से भी जानते हैं। आपको सिर्फ ये याद रखना है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एक बैक्टीरिया है जो कौन सी डिजीज कॉज करता है? निमोनिया डिजीज। कौन सी डिजीज कॉज करता है? निमोनिया डिजीज। इज इट क्लियर? दूसरा बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की स्टूडेंट्स दो स्ट्रेन है। यहाँ पर इस तरीके से लिखें, आप इससे समझ जाओगे स्ट्रेप्टोकोकस एंड द निमोनिया। स्टूडेंट, ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है इनकी दो स्ट्रेन है। कौन कौन से स्टूडेंट्स? एस स्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन। स्टूडेंट, यहीं से कंफ्यूजन क्रिएट होता है, एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन। आर स्ट्रेन सर यहीं से नहीं समझ में आता कि एस स्ट्रेन क्या है, आर स्ट्रेन क्या है। स्टूडेंट्स, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को साइंटिस्टों ने रिसर्च लेबोरेटरी में कल्चर किया। किस पर कल्चर किया? पेट्री प्लेट पे। तो उन्होंने देखा कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को जब हम पेट्री प्लेट पे कल्चर कर रहे हैं तो ये स्ट्रेन्स दो तरीके की कॉलोनीज फॉर्म कर रहे हैं, एक स्मूथ और दूसरी रफ। जो स्मूथ कॉलोनी फॉर्म कर रहे हैं उनको उन्होंने क्या बोला? एस स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। जो रफ कॉलोनी बना रहे थे उनको उन्होंने क्या बोला? रफ स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। इज इट क्लियर? अब स्टूडेंट, साइंटिस्टों ने यह ऑब्जर्व किया जो एस स्ट्रेन है ये कैसी है? डिजीज कॉजिंग। कैसी है स्टूडेंट्स? डिजीज कॉजिंग। बात समझ में आ रही है आपको? जी। आपको पता है जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? पैथोजन। सो दीज एस स्ट्रेन्स आर डिजीज कॉजिंग एंड दे आर कॉल्ड एज व्हाट? दीज आर पैथोजन। ये कैसी है स्टूडेंट्स? पैथोजेनिक। पैथोजेनिक को हम साइंस की लैंग्वेज में वर्लेंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वर्लेंट। जानते हैं आप लोग? वर्लेंट है। और क्योंकि इन एस स्ट्रेन के ऊपर कैप्सूल प्रेजेंट होती है तो इनको क्या बोलते हैं? इनकैप्सुलेटेड। क्या बोलते हैं? इनकैप्सुलेटेड। क्लियर? सिर्फ आप इतना याद रखें, एस स्ट्रेन कैसे हैं? पैथोजेनिक है, वर्लेंट है। पैथोजेनिक का मतलब क्या है? दे हैव एबिलिटी टू कॉज अ डिजीज। ये डिजीज कॉजिंग पोटेंशियल पावर रखती है। अब ये जो आर स्ट्रेन है दे आर जस्ट अपोजिट टू द आर स्ट्रेन। अपोजिट कहने का मतलब है दे डू नॉट कॉज डिजीज। दे डू नॉट कॉज डिजीज। डू नॉट कॉज डिजीज। कंसेप्ट आपके रॉक सॉलिड है। डू नॉट कॉज डिजीज। ये क्या नहीं कॉज करेंगे स्टूडेंट्स? डिजीज नहीं कॉज करेंगे। ये डिजीज नहीं कॉज करेंगे तो इन्हें क्या बोलेंगे? नॉन पैथोजेनिक। जी हाँ स्टूडेंट्स, क्या बोलेंगे? नॉन पैथोजेनिक। गेटिंग माय पॉइंट? ये नॉन पैथोजेनिक है, इसीलिए हम इनको यहाँ पर क्या बोल रहे थे? पैथोजेनिक के लिए वर्लेंट। सिमिलरली नॉन पैथोजेनिक को हम लोग क्या बोलेंगे? ए वर्लेंट। ए वर्लेंट या फिर नॉन वर्लेंट भी बोल सकते हैं। एग्जैक्टली, ए वर्लेंट। आप लोग समझ पा रहे हैं? ए वर्लेंट। क्लियर? तो आप लोग इस तरीके से ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ पा रहे हैं। आपको सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है इनकी दो स्ट्रेन है, एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन। जो डिजीज कॉज करने का पोटेंशियल है, जो पावर है डिजीज कॉज करने की, वो
गई है तो आपको स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल फ्रेडरिक ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो ध्यान से समझिएगा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 4 स्टेप में, जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ है इन्होंने 4 स्टेप में अपने एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट किया। कितने स्टेप्स में स्टूडेंट्स? 4 स्टेप। कौन कौन से? फर्स्ट स्टेप में इन्होंने क्या किया, इन्होंने एस स्ट्रेन ली। क्या ली इन्होंने स्टूडेंट्स? एस स्ट्रेन। ये एस स्ट्रेन स्टूडेंट्स किसकी है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। अगर इस एस स्ट्रेन को हम क्या करें, इंजेक्टेड इन माइस, कहां पर इंजेक्ट करें स्टूडेंट्स? माइस में इंजेक्ट करें। माइस का मतलब माउस समझ सकते हैं आप, चूहा समझ सकते हैं। इंजेक्टेड इन माइस, फिर कहां पर इंजेक्ट किया? माइस। मैं माइस बोलूंगा आप समझ जाएंगे माउस, कंप्यूटर कीबोर्ड का माउस नहीं, रियल लाइफ में जो माउस है चूहे उनकी बात करें। ऐसे स्ट्रेन इंजेक्टेड इन द माइस। जैसे ही इनको माइस में इंजेक्ट किया गया तो आपको ध्यान रखना है कि माइस का क्या होगा। अच्छा ये बताइए क्या होना चाहिए ऐसे स्ट्रेन को इंजेक्ट करें तो? माइस डाई होना चाहिए। तो यहाँ पर वो माइस ना लिखते डायरेक्ट डाई लिखते क्या, आप समझ जाएंगे उसकी डेथ हो गई है। लेकिन कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे इसलिए यहाँ पर लिखे माइस डाई, क्योंकि कुछ लोग जो वीडियो देखेंगे हो सकता है कंफ्यूजन हो। तो माइस विल डाई, कंसेप्ट क्लियर है? माइस क्यों डाई हुआ? क्योंकि ऐसी स्ट्रेन कैसी थी? डिजीज कॉज। आपको कोई इस बात से प्रॉब्लम नहीं हुई, तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ को भी प्रॉब्लम नहीं हुई। क्लियर? ये कर क्यों रहे हैं एक्सपेरिमेंट इन द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल? जबकि आज की डेट में दुनिया को पता है डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन ये बात कब की है? 1928 की। 1928 में हमें ये कतई पता नहीं था कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। क्लियर? तो इसी बात को समझ रहे हैं। ऐसे स्ट्रेन को इंजेक्ट किया माइस में, देन माइस विल डाई। माइस क्या हुआ? डाई हो गया, उसकी डेथ हो गई। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स? आर स्ट्रेन को, किस स्ट्रेन को? आर स्ट्रेन को कहां पर इंजेक्ट किया? आपकी बॉडी में? जी नहीं, माइस। आपकी बॉडी में क्यों नहीं किया? स्टूडेंट्स ह्यूमंस के ऊपर डायरेक्टली रिसर्च करना अलाउ नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर जो हमारी WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको ये परमिशन नहीं देती कि आप डायरेक्ट कोई भी एक्सपेरिमेंट ह्यूमन बीइंग्स पर करें। एज अ बायोलॉजिस्ट आपको ये इंफॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए। तो जो मॉडल ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? माइस है, माउस है। क्लियर? रैट है कह सकते हैं। आर स्ट्रेन को किसमें इंजेक्ट किया? इंजेक्टेड इन माइस। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए माइस के साथ? माइस की डेथ होनी चाहिए या नहीं? माइस विल डाई। अच्छा ये बताओ इस बार माइस जिंदा क्यों है? माइस डाई क्यों है? बिकॉज आर स्ट्रेन इज नॉन पैथोजेनिक। आर स्ट्रेन इज नॉन पैथोजेनिक। बात समझ में आ गई? अब स्टूडेंट्स थर्ड स्टेप में इन्होंने क्या किया? एस स्ट्रेन हीट किल्ड यूज किया। एस स्ट्रेन हीट किल्ड। स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर आता है आप लोगों को, ठीक? और ये कंफ्यूजन बढ़ जाता है 4th स्टेप में। तो इन्होंने क्या यूज किया? एस स्ट्रेन हीट किल्ड। ये स्टूडेंट्स एस स्ट्रेन हीट किल्ड क्या ऐसा नहीं समझ में आ रहा? ध्यान से समझिए। ये सपोज समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ, ये हमारी क्या है? टेस्ट ट्यूब है। क्या है? टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या पुट किया? एस स्ट्रेन। क्या पुट किया? एस स्ट्रेन। और इस ट्यूब के नीचे, इस ट्यूब को हमने हीट प्रोवाइड कर दी, यानी कि हीट किया। तो क्या हुआ? हीट देने की वजह से, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ हीट, तो आप समझ जाएंगे कि इस टेस्ट ट्यूब को हीट किया गया। तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। तो जब ये बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी तो ये कौन से बैक्टीरिया थे? एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया। इनको हीट किया तो इन बैक्टीरिया की डेथ हो गई। इसी को हमने बोला है क्या? हीट किल्ड एस स्ट्रेन। इसी को हमने क्या बोला है? हीट किल्ड एस स्ट्रेन। जी हाँ, क्या बोला हमने? हीट किल्ड एस स्ट्रेन। गेटिंग राइट? इसी को हमने क्या बोला है? हीट किल्ड एस स्ट्रेन। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? अब ध्यान से समझिए, ये जो एस स्ट्रेन हीट किल्ड बैक्टीरिया है, इनको हमने स्टूडेंट्स कहां पर इंजेक्ट किया? इंजेक्टेड इन द माइस। माइस में इंजेक्ट किया। इंजेक्टेड इन माइस। इंजेक्टेड इन माइस। कहां पर इंजेक्ट किया स्टूडेंट्स? इंजेक्टेड इन द माइस। अच्छा ये बताओ,
अब ऐसे स्ट्रेन हीट किल्ड को अगर माइस में इंजेक्ट करें तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा? माइस विल लाइव। अच्छा ये बताओ इस बार माइस लाइव क्यों? बिकॉज ड्यू टू द हीट करने की वजह से बैक्टीरिया की डेथ हो गई। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये बात भी साइंटिस्टों को समझ में आ गई। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा। फोर्थ स्टेप पे क्या हुआ, इन्होंने क्या किया? फोर्थ स्टेप पे इन्होंने क्या किया? इन्होंने एस स्ट्रेन हीट किल्ड को लिया। किसी लिए स्टूडेंट्स? एस स्ट्रेन, मैं नीचे लिखूं जी, हीट किल्ड बैक्टीरिया को यूज किया। एस स्ट्रेन हीट किल्ड बैक्टीरिया को इन्होंने स्टूडेंट्स मिक्स किया। क्या किया? मिक्स किया। किसके साथ में मिक्स किया? आर स्ट्रेन के साथ। किसके साथ? अच्छा ये कौन कर रहा है ये सारी चीजें? फ्रेडरिक ग्रिफिथ। कौन कर रहा है? अच्छा ये फ्रेडरिक ग्रिफिथ कर क्यों रहे हैं? टू सर्च डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। ये समझना चाहते हैं कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है या प्रोटीन है, इसलिए एक्सपेरिमेंट कर। कई बार ऐसा होता है कि रास्ते में चलते हुए आप मंजिलें भूल जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं? तो ऐसे स्ट्रेन जो हीट किल्ड है इनको इन्होंने किसके साथ मिक्स किया? आर स्ट्रेन के साथ। किसके साथ? आर स्ट्रेन के साथ। क्लियर? इनको जैसे ही मिक्स किया ट्यूब में, जैसे एस स्ट्रेन में भी एक बैक्टीरिया और आर स्ट्रेन, इनको दोनों को मिक्स कर दिया। फिर स्टूडेंट्स इन्होंने इसे क्या किया? इंजेक्टेड इन द माइस, ये वाला स्टेप है, इंजेक्टेड इन द माइस, जो हर जगह कॉमन आप देख रहे हैं। क्लियर? फिर इसे यहाँ पर क्या किया इन्होंने? इंजेक्टेड इन द माइस लिख देते हैं, इस तरीके से आप समझ जाओगे। इसे आप इसी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी तरीके से। कंसेप्ट को समझना है आपको। इंजेक्टेड इन माइस, किसमें इंजेक्ट किया स्टूडेंट्स? माइस। देन व्हाट विल हैपन? जब इन्होंने इसे इंजेक्ट कर दिया माइस में, देन व्हाट विल हैपन? बताइए। माइस विल डाई। माइस विल। अच्छा स्टूडेंट्स ये बात कुछ आपको अनजानी अटपटी सी नहीं लग रही? ध्यान से समझिए। आर स्ट्रेन को जब अकेले इंजेक्ट किया माइस में एलोन, तो माइस कैसा था? लाइव। जब आर एस स्ट्रेन की हीट किल्ड को इंजेक्ट किया माइस में, देन माइस कैसा है? लाइव। लेकिन जैसे ही हमने एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन को दोनों को मिक्स किया, इनको दोनों को आपस में मिक्स किया, एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन को, और माइस में इंजेक्ट किया, देन माइस विल। नाउ देयर इज अ बिग क्वेश्चन, ऐसा क्यों हुआ? क्लियर? दैट इज द ब्यूटी ऑफ फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। क्लियर? जैसे आप मेंडल में देखते थे टॉल और डार्क को मिक्स कराने से मेंडल सोचते थे कि इंटरमीडिएट मिलेगा, लेकिन मिलते कैसे थे? टॉल, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, F1 जनरेशन में। तो वहीं पे लॉ ऑफ डोमिनेंस का जन्म हुआ। उसी तरीके से इन्होंने जब ऐसे स्ट्रेन और आर स्ट्रेन को मिक्स किया, तो माइस को लाइव रहना चाहिए था, क्योंकि आर एस स्ट्रेन हीट किल्ड इंडिविजुअली क्या कर रहा है? लाइव। सिमिलरली आर स्ट्रेन को जब हम इंडिविजुअली अकेले इंजेक्ट करा रहे हैं, तो माइस कैसा है? लाइव। गेटिंग माय पॉइंट? बट इनको मिक्स करने पे होना कैसा चाहिए? होना चाहिए माइस लाइव, लेकिन हुआ कैसा? माइस डाइव। यही तो समझना है ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू द ट्रांसफॉर्मेशन। किस वजह से हुआ? ड्यू टू द ट्रांसफॉर्मेशन। किसकी वजह से? ड्यू टू ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन। इसे ऊपर अपन इसे इरेज कर ले रहे हैं ताकि हम इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकें आपको। तो स्टूडेंट्स आपने अच्छे तरीके से ये पॉइंट समझ लिए हैं कि यहाँ पर माइस की डेथ हो रही है। ये क्यों डेथ हो रही है, इसी बात को आगे समझते हैं। ध्यान से समझिए हुआ क्या। ये क्या था हमारा? एक हमारी है ये सपोज आर स्ट्रेन है। कैसी स्ट्रेन है? आर स्ट्रेन है। और ये हमारी कैसी है स्टूडेंट्स? एस स्ट्रेन है। जब फ्रेडरिक ग्रिफिथ से साइंटिस्ट कम्युनिटी ने पूछा कि ये माइस डाई क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा ड्यू टू द ट्रांसफॉर्मेशन। किसकी वजह से? ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से। तो साइंटिस्ट कम्युनिटी ने फ्रेडरिक ग्रिफिथ से पूछा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उन्होंने बताया ट्रांसफर ऑफ नेकेड डीएनए इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रांसफर ऑफ नेकेड डीएनए
इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। आप इतना समझ सकते हैं, इसे भी नोट डाउन कर लेते हैं। ट्रांसफर ऑफ नेकेड डीएनए इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। इज इट क्लियर? एकदम सिंप्लीफाइड लैंग्वेज। अब ये जो आर स्ट्रेन है, अगर हम आर स्ट्रेन की बात करें तो ये इस तरीके से मान लेते हैं आर स्ट्रेन का बैक्टीरिया है, इसके अंदर ये डीएनए। ये स्टूडेंट्स एस स्ट्रेन का बैक्टीरिया है और ये इसके अंदर भी डीएनए होगा। क्लियर? इसके पास ये है प्रोटीन और ये है इसका क्या है, ये डीएनए। क्लियर? अब ध्यान से समझना मेरी बात। ये भी क्या है स्टूडेंट्स? प्रोटीन है और ये क्या है हमारे, इसके अंदर भी डीएनए होगा। दोनों के डीएनए में डिस्टिंग्विश करने के लिए मैं इसे इस तरीके से थोड़ा सा डार्क कर दे रहा हूँ, आप ताकि डिस्टिंग्विश कर पाए कि एस स्ट्रेन के डीएनए और आर स्ट्रेन के डीएनए में डिफरेंस है। गेटिंग राइट? ये डिजाइन नहीं बनाई, मैंने डिस्टिंग्विश करने की कोशिश की। आप डिफरेंट चॉक या डिफरेंट पेन का यूज कर सकते हैं। ये क्या है स्टूडेंट्स? एस स्ट्रेन का डीएनए। अब ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिए। ये आर स्ट्रेन का बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया को मैंने सिंप्लीफाई आपको क्या दिखाया कि इसके पास एक प्रोटीन की कोट है और इसके पास डीएनए। सिमिलरली एस स्ट्रेन के पास भी प्रोटीन की कोट है और इसके पास इसका डीएनए। क्लियर? जब इसे हीट किया गया, एस स्ट्रेन को क्या किया गया स्टूडेंट्स? हीट किया गया टेस्ट ट्यूब में। अभी हम लोगों ने हीट किया था, तभी तो हीट फील्ड हुआ। जब हीट किया गया तो उस टाइम पे क्या हुआ, जो प्रोटीन है, प्रोटीन आपको पता है डीनेचर होगी। ये किसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? डीनेचर्ड प्रोटीन। जो प्रोटीन है वो कैसी हो गई? डीनेचर हो गई, डीनेचर्ड प्रोटीन। समझ पा रहे हो आप जी? इट इज व्हाट? डीनेचर्ड प्रोटीन। क्लियर? बट ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है, आपको पता है डीएनए इज हीट स्टेबल। डीएनए क्या है? हीट स्टेबल होता है। डीएनए इज वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल। तो जब हाई टेम्परेचर देंगे तो दोनों स्ट्रैंड के जो डीएनए हैं उनके बीच में जो प्रेजेंट इस तरीके से मान लीजिए दो डीएनए के स्ट्रैंड हैं, यहाँ पर एडेनिन है और यहाँ पर थाइमिन है। इनके बीच में इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगी दो। साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगी। ध्यान से समझिएगा, जब आप इसका टेम्परेचर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पीएम से। जब आप हीट करेंगे, टेम्परेचर को राइज करेंगे, तो इन दोनों स्ट्रैंड के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएंगे। जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होंगी, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है ये कैसा हो जाएगा? सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाएगा। इस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं? रीनेचुरेशन। क्या बोलते हैं? रीनेचुरेशन। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जब हाई टेम्परेचर देंगे तो डीएनए का डबल स्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करके सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट होगा। बट जैसे ही टेम्परेचर नॉर्मल होगा, यानी कि ये जो हाई टेम्परेचर है, जैसे ही हम इस टेम्परेचर को कम करेंगे, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फिर से आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर नाइट्रोजनस बेसिस बना लेंगे। बात समझ में आ गई? क्या हमने सीखा? हमने सीखा जब डीएनए स्टेबल मॉलिक्यूल है प्रोटीन के कंपैरिजन में। प्रोटीन अगर एक बार डीनेचर हो गई तो वो रीनेचर नहीं हो सकती। क्लियर? क्योंकि डाइसल्फाइड बॉन्ड्स का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है नॉर्मल टेम्परेचर पर। और आपने क्लास 11 में पढ़ा है कि प्रोटीन की फोल्डिंग के लिए पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होना चाहिए। इनको गोल्गी में ट्रांसफर करते हैं, ईआर में ट्रांसफर करते थे, तभी तो प्रोटीन की फोल्डिंग होती थी, प्रोटीन फंक्शनल बनती थी। तो प्रोटीन की फोल्डिंग हो पाना, रीनेचुरेशन हो पाना टेम्परेचर कम करने पे पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं डीएनए इज मोर स्टेबल देन प्रोटीन। बात समझ में आ गई? तो जैसे ही टेम्परेचर को हम क्या करेंगे? नॉर्मल करेंगे, ये डीएनए आपस में फिर से डबल हेलिकल हो जाएगा। कहने का मतलब डीएनए आपस में फिर से इस तरीके से स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देगा। समझ में आ गई? अब क्योंकि ट्यूब के अंदर, आप ध्यान से इमेजिन करो एक्सपेरिमेंट को, तब आपको समझ में आएगा। ये सारी चीजें जो हम लोग इस तरह से अलग अलग बना रहे हैं, ये सारा फेनोमेनन एक्चुअली हो कहाँ रहा है? एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। मुझे पता है आप लोगों को यही डिफिकल्टीज हो रही है इमेजिन करने में कि ये सारे फेनोमेनन हो कहाँ रहा है? आपकी टेस्ट ट्यूब के अंदर। आपने यहाँ पर क्या लिया? एस स्ट्रेन लिया। यहाँ पर आपने क्या लिया? एस स्ट्रेन। समझ रहे हो आप? एस स्ट्रेन।
आर स्ट्रेन, आपने एस स्ट्रेन ली इस ट्यूब में, आपने आर स्ट्रेन ली इस ट्यूब में, और इनको अच्छे से क्या किया, मिक्स किया। क्लियर? अब ये एस स्ट्रेन कैसी थी, हीट किल्ड, जी हां सर, हीट किल्ड। अब जो हीट किल्ड थी, अब हीट करने के बाद भी आपकी जो डीनेचर्ड प्रोटीन है, प्रोटीन तो डीनेचर है, जिसे मैंने इस तरीके से हाफ डैश से रिप्रेजेंट किया है, आप समझ पा रहे होंगे, लेकिन जो डीएनए है वो एज इट इज स्टेबल बना हुआ। क्लियर? जब इनको ट्यूब में इस तरीके से मिक्स करेंगे तो ये जो आर स्ट्रेन है इसके साथ में यहाँ पर इसका डीएनए जाकर के इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। प्रोटीन एज इट इज रहेगी, बट जैसे कि यहाँ पर इनका डीएनए आप देखें तो जो एस स्ट्रेन का डीएनए, इसे मैंने थोड़ा सा डार्क किया है, तो इसे मैं इस तरीके से कर देना, आप समझ पाएंगे कि ये जो बैक्टीरिया है इसमें किसका डीएनए है, आर स्ट्रेन है, आर स्ट्रेन के साथ साथ में आर स्ट्रेन का डीएनए है, प्लस यहाँ पर किसका डीएनए है, एस स्ट्रेन हीट किल्ड का डीएनए, एस स्ट्रेन हीट किल्ड का डीएनए, किसका डीएनए है, एस स्ट्रेन हीट किल्ड का डीएनए। इस वजह से आपको पता है एस स्ट्रेन के डीएनए के अंदर ही कैप्सूल बनाने की चेन होगी। अब ये चेन क्योंकि ट्रांसफर हो चुकी है आर स्ट्रेन के अंदर, सो आर स्ट्रेन विल बिकम पैथोजेनिक। बात समझ में आई कि जो एस स्ट्रेन को आर स्ट्रेन के साथ मिक्स कर रहे हैं तो माइस डाई हो रहा है, क्यों? क्योंकि आर स्ट्रेन पैथोजेनिक हो जा रही है। ये पैथोजेनिक क्यों हो जा रही है? बिकॉज ड्यूरिंग द मिक्सिंग ऑफ एस स्ट्रेन हीट किल्ड एंड आर स्ट्रेन, जब हम एस स्ट्रेन हीट किल्ड को मिक्स करते हैं इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, मिक्स करने में क्या होता है कि जो आर स्ट्रेन का डीएनए है, इस आर स्ट्रेन के डीएनए में ही जाकर इनकॉर्पोरेट हो जाता है किसका डीएनए, एस स्ट्रेन का डीएनए। आप समझ पाओगे क्योंकि एस स्ट्रेन के डीएनए के अंदर किसकी जीन प्रेजेंट है, कैप्सूल फॉर्मिंग की। एज अ रिजल्ट दिस आर स्ट्रेन विल बिकम पैथोजेनिक। स्टूडेंट्स, आप बार-बार एनसीईआरटी में लैंग्वेज पढ़ते हो, आर स्ट्रेन बिकम ट्रांसफॉर्म, मतलब कि आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म हो गई। ट्रांसफॉर्म मींस व्हाट, चेंज। ट्रांसफॉर्म मींस चेंज, समझ पा रहे हो आप? ट्रांसफॉर्म शब्द आपको कहीं भी दिखे तो आपको समझ जाना है चेंज हो गया। आप लोग सुनते होंगे ना कि आप में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आप में चेंज हो रहा है। आप जब चीजों को सीखते हैं तो आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है, आप में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, समझ रहे हैं? तो ये बात इन्होंने कही फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने कि जिस वजह से डीएनए पता चलता है जेनेटिक मटेरियल। अब स्टूडेंट्स, ये बात काफी हद तक साइंटिस्टों ने मानी, बट एक साइंटिस्ट कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा ग्रुप था जिसने इस बात को मानने से बिल्कुल सिरे से इनकार कर दिया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जब आप मिक्स कर रहे हैं, मान रहे हैं आपने अच्छे से मिक्स किया, लेकिन हो सकता है थोड़े से अमाउंट में प्रोटीन भी ट्रांसफर हो गई, ऐसा हो सकता है कि नहीं? ऑब्वियसली हो सकती है। उन्होंने कहा कि आप जो कह रहे हो डीएनए ट्रांसफर हुआ, इनकॉर्पोरेट हो गया, हो सकता है जब आप ट्यूब में मिक्स कर रहे थे तो उस टाइम पे डीएनए के साथ साथ प्रोटीन भी इनकॉर्पोरेट हो गई, जिसकी वजह से पैथोजेनिक कैरेक्टर डेवलप हुआ वो आज में। तो आप ये नहीं कह सकते हो इस एक्सपेरिमेंट से कि सिर्फ डीएनए ही ट्रांसफर हुई। अगर डीएनए हुई तो हो सकता है प्रोटीन भी हुआ। क्लियर बात समझ में आ रही है आपको कि इस एक्सपेरिमेंट की डीएनए क्या थी कि ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेडरिक ग्रिफिथ डिड नॉट एबल टू एक्सप्लेन ओनली डीएनए विल बी ट्रांसफर्ड। ये क्या नहीं बता पाए कि सिर्फ डीएनए ही ट्रांसफर हो पाया। क्लियर? तो साइंटिफिक कम्युनिटी में बहुत बड़ा डिबेट का मुद्दा रहा कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या फिर प्रोटीन, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से दुनिया को ये समझ में आ गया कि इस तरीके से एक्सपेरिमेंट हो सकता है। क्लियर? फिर फर्दर एक नए साइंटिस्ट आए, ओसवाल्ड अबेरी। कौन साइंटिस्ट आए स्टूडेंट्स? ओसवाल्ड अबेरी। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर मुद्दा क्या है, यहाँ पर डिस्कशन का पॉइंट क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे एक साइंटिस्ट का बहुत बड़ा खेमा ये बात मानने से इनकार कर रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन में सिर्फ डीएनए ट्रांसफर हुआ। कुछ साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि देयर इज मे बी द प्रोटीन मॉलिक्यूल विल बी द ट्रांसफर। हो सकता है थोड़ा सा ही सही, लेकिन थोड़ा अमाउंट प्रोटीन का ट्रांसफर हो गया। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसी बात को दूर करने के लिए फ्रेडरिक ग्रिफिथ 1928 में इतना बता करके थक चुके थे। नया सोचा किसने
ओसवाल्ड अवेरी, ओसवाल्ड अवेरी। क्लियर? ये कहाँ पर काम करते थे? रॉकफेलर इंस्टीट्यूट में, एमसी गॉडली, मैक्लियॉड, ये सारे साइंटिस्ट भी इनके साथ थे। ये सारी चीजें आपको प्रीवियस वीडियोस में मैंने बता रखी है। क्लियर? लेकिन उसे और सिंप्लीफाई करने की मैंने कोशिश की है इस लेक्चर में, तो प्लीज ध्यान से समझें। ओसवाल्ड अवेरी ने कब एक्सपेरिमेंट किया स्टूडेंट्स? 1944। कब किया स्टूडेंट्स? 1944। बात क्लियर? इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, इसे किस तरीके से समझो। पहले साइंटिस्ट के दिमाग का कंफ्यूजन समझो। साइंटिस्टों को क्या कंफ्यूजन है कि एस स्ट्रेन हीट किल्ड से, फ्रेडरिक ग्रिफिथ क्या कह रहे हैं, एस स्ट्रेन हीट किल्ड से क्या ट्रांसफर हुआ स्टूडेंट्स? डीएनए। और ये डीएनए ट्रांसफर होकर आर स्ट्रेन में चला गया और आर स्ट्रेन पैथोजेनिक बन गई, जिसकी वजह से माइस की डेथ हो गई। यही तो बता रहे हैं। साइंटिस्ट का एक ग्रुप कह रहा है कि डीएनए तो ट्रांसफर हुआ ठीक है, लेकिन हो सकता है इसके साथ साथ आरएनए भी चला गया हो सकता है इसके साथ प्रोटीन भी चला गया। बात समझ में आ रही है? कंफ्यूजन इज व्हाट कि ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन में भी ये तीनों चीजें थोड़ी थोड़ी चली गई। आप ये कैसे कह सकते हो कि सिर्फ डीएनए ही ट्रांसफर हुआ, आरएनए और प्रोटीन ट्रांसफर नहीं हुआ? ये किससे पूछा गया? फ्रेडरिक ग्रिफिथ से। क्लियर है? तो इस बात को किसने क्लियर किया? ओसवाल्ड अवेरी ने। किसने स्टूडेंट्स? ओसवाल्ड अवेरी। तो ओसवाल्ड अवेरी ने क्या किया स्टूडेंट्स? पहला काम ओसवाल्ड अवेरी ने क्या किया, ये जो एस स्ट्रेन हीट किल्ड बैक्टीरिया है, कौन सा? एस स्ट्रेन हीट किल्ड बैक्टीरिया, एस स्ट्रेन हीट किल्ड बैक्टीरिया, जी हाँ, एस स्ट्रेन हीट किल्ड बैक्टीरिया। इन एस स्ट्रेन हीट किल्ड बैक्टीरिया से इन्होंने प्यूरिफाई किया, क्या? आइसोलेट किया। किस चीज को आइसोलेट किया स्टूडेंट्स? डीएनए को प्यूरिफाई किया। किसे आइसोलेट किया स्टूडेंट्स? डीएनए। समझ पा रहे हो? इन्होंने डीएनए का प्यूरिफिकेशन किया, फिर डीएनए को प्यूरिफाई करने के बाद प्यूरिफिकेशन किया, फिर इसके बाद इन्होंने आरएनए का प्यूरिफिकेशन किया। समझ पा रहे हो? इसके साथ साथ में इन्होंने किसका प्यूरिफिकेशन किया? प्रोटीन का प्यूरिफिकेशन। किसने स्टूडेंट्स? ओसवाल्ड अवेरी। किसने? ओसवाल्ड अवेरी। ओसवाल्ड अवेरी ने क्या किया था? इन्होंने एस स्ट्रेन हीट किल्ड बैक्टीरिया, जो कि यहाँ पर यूज किया था, इनके अंदर से डीएनए का प्यूरिफिकेशन किया, आरएनए का और प्रोटीन। यद्यपि ये कब की बात है? 1944 की। यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क है कि जो आपने प्यूरिफिकेशन किया, जो आपने डीएनए प्यूरिफाई किया, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क लगा कि आपने जो डीएनए प्यूरिफाई किया ये 100% प्योर नहीं। बात समझ में आ रही है? ये क्वेश्चन मार्क साइंटिस्ट कम्युनिटी ने लगाया बाद में, बट उसके पहले काफी हद तक ओसवाल्ड अवेरी ने कंसेप्ट को और ज्यादा सिंप्लीफाई किया था कि डीएनए इज द जेनेटिक कोड। अभी आपको ये समझना है कि एस स्ट्रेन हीट किल्ड से ओसवाल्ड अवेरी ने किसे प्यूरिफाई किया? डीएनए, आरएनए और प्रोटीन को। क्यों आइसोलेट किया? क्योंकि कंफ्यूजन यही है कि ट्रांसफॉर्मेशन में डीएनए का ट्रांसफर हुआ या आरएनए का या फिर प्रोटीन का। बात समझ में आ गई? फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया? जो प्यूरिफाइड डीएनए है, इस डीएनए को इन्होंने इंजेक्ट कराया किसमें? आर स्ट्रेन में। किसमें स्टूडेंट्स? आर स्ट्रेन में। जब इन्होंने इस डीएनए को आर स्ट्रेन में इंजेक्ट कराया तो माइस की क्या हो गई? डेथ हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने अगले स्टेप में क्या किया? आरएनए जो आइसोलेटेड है, इस आरएनए को आर स्ट्रेन के साथ मिक्स किया और इंजेक्ट किया माइस में। देन व्हाट विल हैपन? माइस विल लाइव। फिर माइस कैसा रहा? लाइव रहा। फिर प्रोटीन को आइसोलेट किया और प्रोटीन को आर स्ट्रेन के साथ मिक्स किया और इंजेक्ट किया माइस में, देन माइस विल लाइव। क्लियर? तो यहाँ से समझ में आया कि अगर हम आरएनए को इंजेक्ट करें, मिक्स करें आर स्ट्रेन से, या प्रोटीन को मिक्स करें आर स्ट्रेन से, दोनों ही केसेस में माइस कैसा रहेगा? लाइव रहेगा। बट अगर हम डीएनए को मिक्स करें आर स्ट्रेन के साथ, देन ओनली आर स्ट्रेन विल बिकम पैथोजेनिक। तो बात समझ में आ गई कि जो पैथोजेनिक का कैरेक्टर है वो आरएनए और प्रोटीन में नहीं प्रेजेंट है, वो किसमें प्रेजेंट है? डीएनए में। सो ये पता चला दुनिया को, ये बात सच है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो आपको ओसवाल्ड एंड अवेरी का रोल भी समझ में आ गया होगा कि हाउ दे प्रूव डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। यहाँ तक बात समझ में आई। लेकिन साइंटिस्ट कम्युनिटी ने इस बात को ये कह के मना कर दिया कि सर हो सकता है कि जो आप डीएनए को प्यूरिफाई कर रहे हैं, इस
प्रोटीन और आरएनए की। हो सकता है ना कि जो आप डीएनए ट्रांसफर कर रहे हो यहाँ पर प्रोटीन और आरएनए प्रेजेंट है, इसलिए आपको माइस की डेथ मिली। तो द प्रॉब्लम इज सेम जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ के साथ थी। तो ओस्वाल्ड एवेरी, इनकी पूरी टीम थी, कोवर्कर्स, इन सब ने मिलकर के अगेन क्लासिकल एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया, जिसमें इन्होंने यूज किया, किसका यूज किया स्टूडेंट्स? डीएनएज का, आरएनएज का और प्रोटीएज। ये स्टूडेंट्स तीनों क्या हैं? दीज आर द एंजाइम्स। आपको पता है डीएनएज कैसे एंजाइम्स हैं? जो डीएनए को डाइजेस्ट करे। आरएनएज कैसे हैं? आरएनए को डाइजेस्ट करने वाले हैं। प्रोटीएज कैसे एंजाइम है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले। तो उमा, डीएनएज का फुल फॉर्म क्या है? टेल मी, बताइए। जी बिल्कुल, वीडियो में इससे क्या होता है ना, सीखना है आपको। बताइए, व्हाट वाज द फुल फॉर्म ऑफ द डीएनएज? टेल मी। आप लोग भी कमेंट में बता सकते हो व्हाट वाज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनएज। बताइए। डोंट नो, इसने ना प्लीज स्टैंड अप। जी ओके, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेसेस। प्लीज सिट डाउन यू ऑल। तो प्लीज आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा कि डीएनएज का फुल फॉर्म कितने लोगों ने खुद से सही बताया था। इससे ये पता चलेगा आप प्रीवियस वीडियो को ध्यान से देखते हो या नहीं। स्टूडेंट, ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है आपकी, जब समझते हुए चले जाते हो वीडियो तो आप फोकस नहीं करते हो। ऑफलाइन की क्लास में टीचर आपसे इंटरेक्ट करता है तो आप और बेहतर सीखते हो। तो प्लीज वीडियो को पॉज करके जो भी लाइन मैं बोलता हूँ आपको समझ में आए, उसे कॉपी पे नोट करते रहो। क्लियर? आपका मोटिव है सीखना। आप इस तरीके से समझने की कोशिश करोगे, डेफिनेटली यू विल लर्न। तो आपने समझा डीएनएज क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेसेस। आरएनएज क्या है? राइबोन्यूक्लियेसेस। प्रोटीएज क्या है? प्रोटीएसेस, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। डीएनएज किसे डाइजेस्ट करेगा? डीएनए को, वो चाहे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो या सिंगल स्ट्रैंडेड। इसे हम कहां पर यूज करते हैं? इन द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रिसर्च। क्लियर? कब करेंगे सर इसका यूज? जब आप आरएनए को आइसोलेट करोगे तो आपको किसे डाइजेस्ट करना होगा? डीएनए को। ड्यूरिंग द आरएनए आइसोलेशन वी यूज डीएनएसेस। कंसेप्ट क्लियर है? क्योंकि हमारे ब्लड में आपको पता है हमारी जो सेल्स हैं उनमें आरएनए भी प्रेजेंट है, डीएनए भी। आपको आइसोलेट क्या करना है? आरएनए। जब आपको एक्सपेरिमेंट में आरएनए को आइसोलेट करना है तो आपको डीएनए को डिग्रेड करना होगा। तो कौन सा एंजाइम यूज करोगे? डीएनएज। बात समझ में आ गई? तो डीएनएज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेसेस है, ये एंजाइम है। इनका फंक्शन क्या है? ये डाइजेस्ट डीएनए मॉलिक्यूल। आरएनएज आर आल्सो द न्यूक्लियेसेस, दे विल डाइजेस्ट द आरएनए मॉलिक्यूल। प्रोटीएसेस विल डाइजेस्ट द प्रोटीन। इनका यूज किया किसने? ओस्वाल्ड एवेरी। कैसे किया उस बात को समझो। इन्होंने क्या किया? जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन है, हीट किल्ड एस स्ट्रेन, इस तरह से समझें। इन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स? यहाँ पर मैं लिख लूं, समझ जाओगे आप। हीट किल्ड एस स्ट्रेन, समझ जाओगे आप। इसे आप समझ लीजिएगा, कंसेप्ट को क्लियर रखिए। हीट किल्ड एस स्ट्रेन। इस हीट किल्ड एस स्ट्रेन में इन्होंने डीएनएज को ऐड किया और इसको किसके साथ मिक्स किया? आरएनए के साथ, मतलब आर स्ट्रेन के साथ। किसके साथ स्टूडेंट्स? आर स्ट्रेन के साथ। ध्यान से समझते चले, आर स्ट्रेन के साथ। और फिर इसको कहां पर इंजेक्ट करा दिया स्टूडेंट्स? इंजेक्टेड इन माइस। कहां पर इंजेक्ट कराया? इंजेक्टेड इन माइस। जी, कहां पर इंजेक्ट कराया? इंजेक्टेड इन द माइस। अब क्योंकि आर स्ट्रेन में जब इन्होंने हीट, पहले क्या किया इन्होंने? हीट किल्ड एस स्ट्रेन को पहले स्टेप पे इन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन को डीएनएज के साथ ट्रीट किया। अब क्योंकि हीट किल्ड एस स्ट्रेन में आपको पता है इसमें डीएनए भी प्रेजेंट है, आरएनए भी प्रेजेंट है और प्रोटीन भी प्रेजेंट है। बात समझ पा रहे हैं ना? हीट किल्ड एस स्ट्रेन के पास क्या प्रेजेंट है? डीएनए भी है, आरएनए भी है और प्रोटीन भी। जब इन्होंने डीएनएज एंजाइम को यूज किया तो डीएनएज किसे डाइजेस्ट करेगा? हीट किल्ड एस स्ट्रेन के डीएनए। बात समझ में आ गई? जब इन्होंने डीएनए को डाइजेस्ट कर दिया तो आरएनए और प्रोटीन क्या थे? फंक्शनल थे, एक्टिव थे। लेकिन इनको जब इनके साथ मिक्स किया, इंजेक्ट किया माइस में, देन माइस विल लाइव। माइस कैसे रहे? लाइव। समझ पा रहे हो? फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया? अगले स्टेप पे
इसे हीट किल्ड एस स्ट्रेन के साथ किसे मिक्स किया, आर स्ट्रेन आरएनएस को। इस आरएनएस ने किसे डाइजेस्ट किया, आरएनए को। इस बार इन्होंने ट्यूब में डीएनए को डीएनएस नहीं ऐड किया, सिर्फ क्या ऐड किया है, आरएनएस। जब आरएनएस ऐड करोगे तो सिर्फ कौन क्लीव होगा, आरएनए, क्योंकि आपने पढ़ा है एंजाइम्स आर स्पेसिफिक, तो जो एंजाइम है वो उसी को कट करेगा। अब इस बार आरएनएस को ऐड किया तो आरएनएस को ब्रेक कर दिया जाएगा, डीएनए विल बिकम फंक्शनल। बात समझ में आ रही है, डीएनए आपका कैसा होगा, फंक्शनल होगा। इसका सेकंड पॉइंट के लिए आरएनएस एंजाइम के लिए। अब इस आरएनएस को जब इन्होंने आर स्ट्रेन के साथ में मिक्स किया और फिर इन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स, आर स्ट्रेन के साथ मिक्स किया और फिर क्या किया, इंजेक्टेड इनटू द माइस, आप समझ जाओगे, इंजेक्टेड इनटू द माइस, देन माइस विल डाई। क्लियर। फिर इसके बाद में सेम फिनोमेना इन्होंने प्रोटीएस के लिए किया। इस प्रोटीएस से जब ट्रीट किया और इसे किसके साथ मिक्स किया, आर स्ट्रेन के साथ, और फिर इन्होंने क्या किया, इसे इंजेक्ट कर दिया माइस में, देन अगेन माइस विल। स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, यहाँ पर आप देख रहे हो जब इन्होंने आरएनएस को ऐड किया और प्रोटीएस को ऐड किया तो फिर माइस क्या हो रहा है, डाई हो रहा है। क्यों डाई हो रहा है, बिकॉज जब आरएनएस को ऐड किया तो फिर आरएनए ब्रेक हो गया, आरएनए ब्रेक हो गया, बट डीएनए इज स्टिल फंक्शनल। प्रोटीएस को ऐड किया तो प्रोटीन तो ब्रेक हुई लेकिन डीएनए इज स्टिल फंक्शनल। क्लियर। लेकिन जब आपने डीएनए को ऐड किया तो फिर क्या हुआ, डीएनए विल बिकम डीनेचर। जब डीएनए डीनेचर हो गया तो आर स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। जब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ देन माइस विल बिकम डाई। बात समझ में आ रही है आपको। तो आपने देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन किस बात पर डिपेंड करता है, ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर माइस की डेथ, माइस की डेथ। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है, आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो रही है कि नहीं, आर स्ट्रेन पैथोजेनिक बन रही है कि नहीं। आर स्ट्रेन सिर्फ और सिर्फ कब पैथोजेनिक बन रही है, जब हम डीएनए ऐड कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि डीएनए किसे ब्रेक कर रहा है, डीएनए को। जब डीएनए ब्रेक हो जाएगा तो फिर आरएनए और प्रोटीन रह जाएंगे, और जब आरएनए और प्रोटीन ही रह जाएंगे, ध्यान से समझिए, जब आरएनए और प्रोटीन रह जाएंगे तो ये तो पैथोजेनिसिटी प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे। तो आपको याद क्या रखना है, आपको कंसेप्ट क्या मिला यहाँ से, कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन विल डिपेंड्स ऑन द डीएनए। किस पे डिपेंड करेगा, डीएनए। यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हो आपको, एनीबॉडी यू हैव एनी डाउट। तो ध्यान से समझिए, इस क्लासिकल एक्सपेरिमेंट से दुनिया को ये पता चल गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। एक बार फिर से मैं समराइज कर देता हूँ इस एक्सपेरिमेंट को, ध्यान से समझिए। हीट किल्ड जो एस स्ट्रेन है उसके अंदर डीएनए, आरएनए और प्रोटीन तीनों चीजें प्रेजेंट होती हैं। क्लियर। इन्होंने जब डीएनए को ऐड किया तो डीएनए ब्रेक हो गया। जब डीएनए ब्रेक हो गया तो आपको पता है कि जो कैप्सूल बनाने की जीन है वो तो डीएनए के अंदर है, तो जब डीएनए ब्रेक हो गया तो जीन भी ब्रेक हो गई। तो ऑब्वियस सी बात है आर स्ट्रेन पैथोजेनिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी और माइस विल बिकम लाइव। लेकिन जब हम आरएनएस ऐड करेंगे, आरएनएस के केस में आरएनए तो डिग्रेड होगा लेकिन डीएनए फंक्शनल होगा। जब डीएनए फंक्शनल होगा तो कैप्सूल का फॉर्मेशन होगा। जब कैप्सूल का फॉर्मेशन होगा तो पैथोजेनिसिटी प्रोड्यूस होगी। पैथोजेनिसिटी से क्या होगा, डाई बन जाएगा। बात समझ में आ गई। दिस सेम केस विद द प्रोटीएसेस। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। तो आइए नीट का एक क्वेश्चन है, इसे अटेम्प्ट कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम। कहने का मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस है वो किस एंजाइम से नहीं अफेक्ट होती है। समझ पा रहे हो, नॉट अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग एंजाइम, किस एंजाइम से अफेक्टेड नहीं होती। तो आपको कुछ एंजाइम दिए हैं, तो आपको पता है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस है ये किससे अफेक्टेड होती है स्टूडेंट्स, डीएनएजेस से। किससे अफेक्टेड होती है, डीएनएजेस। आप समझ पा रहे हैं। देखिए जिस केस में आपने डीएनएजेस को यूज किया है उस केस में माइस लाइव है, लेकिन इसके अलावा और किसी भी केस में माइस लाइव नहीं है। क्यों लाइव नहीं है, बिकॉज डीएनएजेस डीएनए को ब्रेक कर दे रहा है और ट्रांसफॉर्मेशन किसका होता है, डीएनए का। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर आप करेक्ट ऑप्शन चूज कर पाओगे कि डीएनएजेस ही है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखो, वेयर आरएनएजेस कोई इफेक्ट नहीं देगा,
प्रोटीएजेस, पेप्टाइडेजेस, ये सब कोई भी इफेक्ट नहीं देंगे। तो ऑब्वियसली ऑप्शन यहाँ पर अगर आप इसे अप्लाई कर पाए देन व्हिच वन इज द। आई होप आपको स्टूडेंट्स सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गए हैं। प्लीज अगर आपको समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने बेहतर कमेंट करिए। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप ये मान के चलिए कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स मिस किए। क्लियर? तो एक सीक्वेंस में आप वीडियो को देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।